सम्राट को डर था कि वो प्रभु के अनुयायी के रूप में किसी और राज्य के लिए तैयार हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने वही करवाने की कोशिश की जो वो यहाँ मातृभूमि में रहकर कर सकती थी। महेश्वर विद्यालय वास्तव में भीमपुर राज्य का सबसे अच्छा विद्यालय था। हालांकि इसका मतलब था भीमपुर राज्य की सेवा करना और राज्य के लिए कुलीन लोगों का पोषण करना। ये सुना गया था कि वहाँ के प्रबंधन ने एक सैन्य दिनचर्या का पालन किया था, क्योंकि उन्हें हर दिन जोर से नारे लगाने पड़ते थे ताकि वो बच्चों का दिमाग शुद्ध कर सके। अगर वो वहाँ सीखने के लिए जाती है तो वो सिर्फ भीमपुर राज्य में रह सकती है, उसके जाने की कोई जगह नहीं बचेगी। यहाँ तक कि अगर वो दूसरे राज्य में जाती है तो वो उसे जासूस की तरह पहरा देने के लिए ही भेजेंगे। किंवदंती के अनुसार भगवान जी ने कुछ 100 साल पहले महर्षि विद्यालय की स्थापना की थी। वहाँ पूरे महाद्वीप की सभी भर्तियां सर्वश्रेष्ठ अभिजात वर्ग की ही थी। यहाँ तक कि प्रत्येक देश से शिक्षकों का चयन किया जाता था। इसीलिए ये निश्चित रूप से एक महान विद्यालय था। विद्यालय से स्नातक आसानी से पूरे महाद्वीप पर हावी हो सकते थे। महर्षि विद्यालय की तुलना में महेश्वर विद्यालय एक द्वितीय श्रेणी के स्थानीय हाई स्कूल की तुलना दुनिया के प्रथम श्रेणी के प्रतिष्ठित स्कूल के साथ मुकाबले के लिए जैसा था। ये अतुलनीय था। श्रीन महादेव प्रताप सिंह और भूदेव सिंह को देख रही थी। महादेव प्रताप सिंह एक शब्द ना कहते हुए सोच में डूब गए थे। दूसरी ओर भूदेव सिंह अपने प्रशंसक को हाथ लहराते हुए चुप रहे। हालांकि उनकी आंखों में कड़वाहट और अस्वीकृति का मिश्रित संकेत था। जाहिर है महादेव प्रताप सिंह और भूदेव सिंह को इस बारे में पहले सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने सम्राट की योजना के पीछे की मंशा को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। उन्होंने सिर्फ इसका खुलासा नहीं किया। दृढ़ पत्थर कंगन भी चिंतित था। मालकिन, मुझे लगता है कि ये सबसे उपयुक्त है कि आप महर्षि विद्यालय में प्रवेश करें, क्योंकि फिर तो बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे पास वहाँ दाखिला लेने के लिए सही मानक बिल्कुल भी नहीं है। शायद आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के पास कई अन्य तरीके हैं, लेकिन आपके पास नहीं है। आपने उनके साथ अपनी सगाई भी तोड़ दी है। उन्होंने आपको काले जंगल में अकेला छोड़ दिया था और पागलों की तरह वहां से भाग गए थे। यहाँ तक कि अगर आप उनसे भीख मांगती हैं तो भी जरूरी नहीं कि वो आपकी मदद कर देंगे। इसके अलावा 3 स्वर्ग के उपहार शिष्यों से 3 सिफारिशों की आवश्यकता है। शायद बड़े मौर्य संत जी आपकी मदद कर देंगे। आकाशीय ऋषि भगवान दास जी एक अनिश्चित किस्म के व्यक्ति हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी ने आपके लिए चीजों को और मुश्किल नहीं बनाया तो। सुमित्रा देवी जी और संत रसीला जी के लिए आप बहुत परिचित नहीं हैं। उन्हें इसीलिए आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती। भगवान जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शिरीन ने अचानक से पूछा। यदि भगवान जी आपको व्यक्तिगत रूप से सलाह देते हैं तो ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने तो कभी प्रभु का चेहरा ही नहीं देखा है। क्या आपके पास उनसे मिलने का कोई तरीका है? आप कैसे मदद की भीख मांग सकती हैं उनसे? मैंने सुना है भगवान जी को देखना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि 5 स्वर्ग के उपहार शिष्यों को भी सिर्फ उन्हें देखने के लिए वर्षों तक कतार में लगना पड़ता है। शिरीन, तुम्हें क्या लगता है? सम्राट ने पूछा, क्योंकि वो उसके सर को देखकर और शिरीन को इतना शांत देखकर खुद को उससे सवाल पूछने से रोक नहीं पा रहे थे। श्रीमती शिरीन जी, हमारे देश के महेश्वर विद्यालय में प्रवेश लेना बहुत मुश्किल है। अगर सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से सिफारिश पत्र नहीं लिखा होता तो आप विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाती। बिल्कुल, ये सम्राट की ओर से एक भलाई का काम था। एक के बाद एक अधिकारियों ने सम्राट के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। कुछ की राय अलग थी। शिरीन को लग रहा था कि महेश्वर विद्यालय में उसका प्रवेश एक सम्मानीय संचित पुण्य था जो उसके पिछले जन्मों का फल था। उसका इस उपहार को मना करना एक कृतज्ञ पाप माना जाएगा, तो उसके लिए अच्छा यही था कि वो उनकी बात मान ले। शिरीन गहरी सोच में डूब गई। इससे पहले कि वो जवाब के रूप में कुछ भी कहने के योग्य हो पाती, बाहर से यमदूत भागा चला आया। उसके चेहरे पर पसीना था और वो भागते हुए भवन में आया और सूचना दी, मेरे महामहिम भगवान प्रभु जी के अनुयायी महावीर दास जी अपनी प्रतिष्ठित उपस्थिति यहाँ लेकर आए हैं। उनकी महान आभा के कारण वो पहरेदार अपने शब्दों का उल्लेख करते हुए हकला रहा था। पूरा भवन पूरी तरह सन्नाटे से भर गया। क्या वो यहाँ? ये सुनकर सम्राट खुद को थोड़ा भूल गए थे, क्योंकि वो अचानक खड़े हो गए और लगभग अपने सामने की मेज को उन्होंने गिरा ही दिया था। सम्राट ने सभी स्तरों के अधिकारियों और सैन्य प्रमुखों के साथ महान अनुयायी महावीर दास जी का सबसे अधिक संभव तरीके से स्वागत करने के लिए नेतृत्व किया। प्रभु
के साथ 4 दूतों के नाम लोगों पर वज्र की तरह प्रहार करते थे। हालांकि इस तथ्य के कारण कि उन्होंने शायद ही कभी अपनी उपस्थिति दर्ज की, ज्यादातर लोगों ने वास्तव में उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि सम्राट ने भी केवल एक ही बार दूत महावीर दास जी को देखा था। दूत महावीर दास जी ने एक बड़ा हरे रंग का बागा पहन रखा था। वो भगवान बुद्ध की तरह सौम्य और मिलनसार अभिव्यक्ति के साथ साथ दोस्ताना स्वभाव के लग रहे थे। उनकी प्यारी आवाज बिल्कुल पहाड़ के झरने की तरह सुंदर और सीधी खड़ी खड़ी सी थी। महावीर दास जी एक सीधे किस्म के इंसान थे। उन्होंने अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने कमरबंद से एक सेट प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने अपनी यात्रा के इरादे को स्पष्ट किया। महामहिम, मैं प्रभु के आधिकारिक फरमान के कारण यहाँ आया हूँ। प्रभु से आधिकारिक फरमान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति को घुटने टेकने के लिए मजबूर करता था। तत्पश्चात विशाल चाय के ठेले के सभी लोग सम्राट सहित अपने घुटनों पर बैठ गए। शिरीन सावधानी बरत नहीं रही थी और स्थिति में बहुत अधिक अवशोषित हो चुकी थी। जब उसने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उसने महसूस किया कि वो पूरे चाय के ठेले में केवल एक ही है जो खड़ी है, जैसे मुर्गियों के बीच एक हंस खड़ा हो। महावीर दास जी ने उसकी ओर देखा और कहा, शिरीन, कृपया प्रभु से आधिकारिक फरमान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। उसके आश्चर्य के लिए प्रभु का आधिकारिक फरमान उसके लिए था। शिरीन विस्मय में डूब गई। हालांकि वो इस महत्वपूर्ण समय पर जिद्दी कार्य करने जितनी भी लापरवाह नहीं थी और उसने घुटने टेकने से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया, इसीलिए वो अपने घुटने पर बैठ गई। महावीर दास जी ने अपना हाथ लहराया और एक चांदी सफेद स्क्रॉल उनकी आस्तीन से बाहर निकला और मध्य हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। कुछ जीवंत और उत्कृष्ट शब्द थे उस पर, जैसे कि उड़ने वाला ड्रैगन और नाचने वाला फिनिक्स, जो स्क्रॉल पर एक आदेश का पालन करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहां कुछ ही छोटे वाक्य थे। भगवान जी की शिष्या के रूप में शिरीन को उसकी पढ़ाई के लिए महर्षि विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसे तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। उसे महावीर दास जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ले जाया जाएगा। शब्द बहुत विशाल नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा महत्व रखते थे कि हर उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से हैरान होता देखा जा सकता था जो वहां मौजूद था। सम्राट चुप थे। उनके अधिकारी अपने शब्दों को खोज रहे थे। शिरीन को पता नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। महावीर दास जी ने शिरीन को इशारा किया। मोहतरमा शिरीन जी, प्रभु के आधिकारिक फरमान के खिलाफ कभी कोई नहीं गया। भले ही सम्राट को मंजूर नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो केवल असहाय रूप से देख सकते थे, क्योंकि महावीर दास जी शिरीन को थोड़ी देर के लिए दूर ले गए थे। महावीर दास जी उच्च अखंडता वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक सिद्धांतों के अनुसार आधिकारिक रूप से सख्ती से काम किया। उन्होंने वहां से जाने से पहले पीने के लिए पानी का घूंट भी नहीं लिया था। महावीर दास जी ने बाहर जाकर सीटी बजाई। एक दूध सफेद गाड़ी, जिसे 2 पेगासस द्वारा खींचा जा रहा था, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आई। गाड़ी मामूली तरीके से शानदार लग रही थी। उसके चारों ओर बादल और धुंध थी, जिससे ये आकाशीय प्राणियों के लिए एक बादल की तरह दिखती थी। मोहतरमा शिरीन जी, कृपया जहाज पर चढ़ें, क्योंकि मुझे आपको वहां ले जाने के आदेश के तहत कार्यवाही करनी है। शिरीन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हिचकिचाई। मेरे हवा मार्ग के बारे में हम क्या करने वाले हैं? हवा मार्ग के लिए ये एक नई भूमि थी, इसीलिए उसे ये नहीं पता था कि बादलों की सवारी कैसे की जाती है। चिंता मत करो, सम्राट इसे महर्षि विद्यालय में भेजने की व्यवस्था कर देंगे। मोहतरमा शिरीन जी, आपको बस मेरे साथ अकेले ही चलना होगा, महावीर दास जी ने कहा। शिरीन ने सम्राट की ओर देखा। निश्चित रूप से सम्राट ने बहुत विचार विमर्श किए बिना ही सहमति व्यक्त की, ताकि वो बिना चिंता के वहां से जा सके। वो खास तौर से किसी को हवा मार्ग को वहां भेजने के लिए बोलेंगे। कहा जा रहा था कि शिरीन ने टिप्पणी करना बंद कर दिया और गाड़ी पर सवार हो गई। महावीर दास जी ने गाड़ी पर उड़ान भरी। फिर उन्होंने अपने हाथ में कोड़ा बनाया और उसे धीरे से हवा में बजाया। पेगासस ने गाड़ी को खींच लिया और आसमान में ऊंचा उठ गए। पलक झपकते ही गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी थी। जब गाड़ी आखिरकार आकाश के दूर के कोने में गायब हो गई, तब भी हर कोई बहुत सदमे में था, इस बात से अनजान कि क्या हुआ था। हालांकि शिरीन को भगवान के अनुयायी के रूप में अधिक बार स्वीकार किया गया था, लेकिन यह केवल एक प्रामाणिक ख्याति के बिना आकाशी ऋषि व्यास साहू जी द्वारा बनाई गई एक परिकल्पना थी। हालांकि वो केवल महावीर दास जी की उपस्थिति से पूरी तरह से सत्यापित हो गया था कि वो वास्तव में प्रभु की अनुयायी थी।
प्रभु स्पष्ट रूप से उसके साथ अलग व्यवहार कर रही थी, साधारण से हटकर। हर दिलों में भावनाओं का मिश्रण था, लाभ और हानि के बारे में, प्रशंसा, घबराहट, आश्चर्य और चिंता सब थी। किसी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी। वो भगवान की असली अनुयायी निकली, लेकिन फिर भी उसे आवश्यक योग्यता के साथ ही महर्षि विद्यालय के प्रवेश के लिए योग्य होना चाहिए। क्यों है ना? कुछ अभी भी इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो पार क्यों नहीं होगी? केवल 2 महीने के भीतर उसकी आत्मा की शक्ति 2 से 5 स्तर तक उन्नत हो गई है, तो क्या कमी है उसमें? महादेव प्रताप सिंह ने शांत स्वर में कहा। भीड़ शांत थी। किसी ने फिर एक भी शब्द नहीं बोला। वास्तव में केवल शिरीन ने इस दुनिया में ऐसा चमत्कार किया था। भूदेव सिंह ने अपने पंखे को लहराया और उन्होंने देखा कि शिरीन गायब हो रही है, और उन्होंने उसकी ओर फिर से मिलने का इशारा किया। महर्षि विद्यालय 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित था। जो कि काले जंगल से 6000 मील दूर था। ये एक बहुत लंबी यात्रा होने वाली थी। अगर शिरीन को अपनी सवारी पर आना पड़ता, जो कि हवा मार्ग है, उसका उपयोग करने पर भी उसे वहां पहुंचने में 2 दिन लग जाने थे। हालांकि ये गाड़ी अलग थी। आकाश में आगे बढ़ने वाली इस गाड़ी के अंदर से लग रहा था कि बादल इसके पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। जाहिर है, स्वर्ग घोड़े बहुत ही ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। वर्तमान गति के साथ उसे केवल 1 दिन की जरूरत थी अपनी मंजिल महर्षि विद्यालय पहुंचने के लिए। उस गाड़ी की सजावट काफी सभ्य लग रही थी। शिरीन के पास एक नरम तकिया था, क्योंकि वो कपास पर बैठी हुई थी। इसके अलावा गाड़ी में आ रही हवा वास्तव में बहुत ज्यादा ताजा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। वो ध्यान लगाने के समान परिणाम प्राप्त कर सकती थी। ऐसा करने के लिए बस सामान्य रूप से सांस लेनी थी उसे। आखिरकार उसने अब कुछ दिनों से बिल्कुल भी कोई आराम नहीं किया था, और वो एक जहर की वजह से घायल हो गई थी, जिसके कारण उसे थकावट महसूस हो रही थी। वास्तव में वो नींद और थकावट के साथ भरी हुई थी। जबकि पहले उन लोगों के साथ चाय की दुकान पर ही वो उन लोगों की बकवास बातें सुन रही थी, लेकिन अब तो वो आखिरकार अंत में गाड़ी में कुछ शांति का एहसास कर सकती थी। उसकी पलकें कांप रही थी, क्योंकि उसने खुद को जागृत रखने की बहुत कोशिश की। पिछले कुछ दिनों में अब वो सचमुच बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। हालांकि अनुयायी महावीर दास जी बिल्कुल वास्तविक लग रहे थे, फिर भी वो उनसे पहले कभी नहीं मिली थी। इसके अलावा उनका आना बहुत अचानक था, जो उसके दिल में उनके प्रति एक शख्स की भावना पैदा कर रहा था। दिल्ली, सुबह का वक्त। एक शख्स की भावना पैदा कर रहा था। मोहतरमा शिरीन जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, क्यों? है ना? अनुयायी महावीर दास जी को उसके शक का पता चल गया था, और उन्होंने एक जेड पत्र को शिरीन की तरफ फेंक दिया। मोहतरमा, आप जरूरत पड़ने पर इसकी मदद से सब कुछ सत्यापित कर सकती हैं। लेकिन शिरीन ये भी नहीं जानती थी कि वो कैसे वास्तविक और नकली जेड के बीच में अंतर कर सकती है। शिरीन ने जेड पत्र पर एक झलक सी डाल दी और उसे कुछ एहसास सा हुआ। उसे नहीं पता था कि वो किस तरह का जेड पत्र है, लेकिन उस पत्र की सतह पर एक चमकती धुंध की एक परत थी, और उस धुंध पर 2 अक्षर तैरते दिख रहे थे, महावीर दास जी। ये एक उत्कीर्णन नहीं था, लेकिन इसे खोखले तरीके से बनाया गया था। ये एक होलोग्राम की तरह दिख रहा था, जहां 2 अक्षर कभी कभी तरंगों की तरह आगे बढ़ते थे और धीरे धीरे एक मानव चित्र बना देते थे। शिरीन ने थोड़ी देर के लिए उस छवि को देखा और अंत में इसे पहचान लिया। ये अनुयायी महावीर दास जी की छवि बाहर की ओर प्रतिबिंबित कर रहा था। ये ठीक तरह से उनके शरीर का आकार बना रहा था। मालकिन, ये जमी हुई झील के पास मिलने वाला बेहोश जेड है, दृढ़ पत्थर कंगन एक कम तीखी आवाज में चिल्लाया। ये बिल्कुल असली है। शिरीन ने चुपके से सर हिलाया, क्योंकि वो भी सोच रही थी कि ये जेड बिल्कुल असली लग रहा था। किंवदंती के अनुसार जमी हुई झील के पास मिलने वाला ये जेड पत्र तो निषिद्ध क्षेत्र में मिलने वाले एक दुर्लभ प्रकार के जेड से बनाया गया था। इसे प्राप्त करना इतना दुर्लभ और कठिन था कि चावल के एक दाने के आकार जितना इस जेड का टुकड़ा भी बहुत अधिक पैसों में बिकता था बाजार में। जेड की एक खास बात थी कि ये किसी भी छवि को प्रतिबिंबित करने और किसी की पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभु के अलावा इस तरह की अनोखी और शानदार जेड को और कौन बना सकता था?
दूसरा किसी के पास ऐसा कौशल बिल्कुल भी नहीं था, फिर चाहे वो इसका नकली वाला ही क्यों ना बनाना चाहता हो। इसके अलावा अफवाहें ये भी कहती थी कि केवल प्रभु के 4 अभिभावक ही थे जो इस बहुमूल्य जेट का इस्तेमाल कर सकते थे, और जिसने भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की है उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हुआ था। शिरीन ने जेट उठाया और उसके ऊपर की सतह पर एक नजर डाली। वो चौंक गई। वहां एक मानवीय छवि सामने की तरफ नक्काशीदार बर्फ की मूर्तियों की तरह खुदी हुई थी। उस नकाबपोश छवि के ऊपर एक चांद भी था और वो आदमी अनगिनत बादलों से घिरा हुआ था। उस व्यक्ति का आसन और उसके इशारे बिल्कुल भगवान जी की जेट प्रतिमा की तरह थे जो शिरीन के सपने में आए थे। जब शिरीन इस सब में उलझी हुई थी तब उसे एक झटका सा महसूस हुआ। वो आदमी एक जादू का उच्चारण कर रहा था और उसे शिरीन की दिशा की ओर भेजने में लगा हुआ था। शिरीन का हाथ हिल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि उसने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी सो गई। जेड उसके ऊपर गिर गया और वो जेड की चमक से घिरी हुई थी। बर्फीले जेड की प्राचीनता से छत पर चमकते हुए अनगिनत सितारे दिख रहे थे। ये एक उच्च मंत्र था जो कुछ ही लोगों को आकाश में तारे डुबाने की अनुमति देता था। इसका आकार प्रकाश के 6 बीम के साथ एक तारे जैसा था। प्राचीन मंत्र की एक सारिणी में काले और सफेद जेड के मिश्रण के साथ पारदर्शी मंच से उच्च मंच का फर्श बनाया गया था। ये खुली हवा वाला मंच नहीं था, बल्कि मंच के ऊपर एक पारदर्शी कांच की एक परत लटकी हुई थी, जैसे कि ये एक विशाल ग्लास ढक्कन द्वारा ढक दिया गया। वास्तव में ये शाम का वक्त था और कांच के ढक्कन के बाहर एक नारंगी आकाश था जो एक सुंदर सूर्यास्त से घिरा हुआ था। हालांकि ऊंचे मंच से देखने पर गहरे नीले आकाश में बहुत सारे तारे चमकते दिख रहे थे। महल मालिक उच्च मंत्र पर खड़े थे। हमेशा की तरह उन्होंने चांदनी सफेद रंग का बागा पहना हुआ था और उनके घूमते ही एक मंत्र सा निकल गया। उन्होंने अपना सर उठाया और अनगिनत सितारों को देखा। जैसे आकाश में बादल गहराते हैं, वैसे उनके विचार गहरा रहे थे। दूर से वो उन्हें देख सकते थे कि उनका सिलकुट थोड़ा अकेला सा लग रहा था। अचानक उनकी कमर में कुछ चमकना शुरू हो गया था। उन्होंने एक प्राचीन दर्पण निकाला और उस पर थपथपा दिया। दर्पण में एक युवती के चित्र को अच्छे से देखा जा सकता था। उसके लंबे काले बाल थे, उसकी पलकें लंबी थी और उसकी विशेषताएं सुंदर थी। वो 14 या 15 साल की उम्र की एक जवान लड़की दिख रही थी। वो फूल के समान सुंदर थी। वो कोई और नहीं बल्कि शिरीन ही थी। वो गाड़ी में दीवार के खिलाफ झुकी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। वो सो रही थी। वो थकी हुई लग रही थी क्योंकि उसकी आंखों के चारों ओर 2 काले घेरे थे और उसका जन्म का निशान जो लगभग गायब हो गया था वो फिर से काला हो गया था। उसके होंठ पीले पड़ गए थे, एक फूल की तरह जो मुश्किल से एक आंधी से बचकर आया। शायद वो आखिरकार एक अच्छा आराम कर पा रही थी। उसकी विशेषताएं थोड़ी सी अलग लग रही थी। वो इस वक्त कम क्रूर वजीर रही थी क्योंकि अभी वो सो रही थी। कभी कभी वो कमजोर भी दिखती थी और कुछ प्यार और सुरक्षा की हकदार भी लगती थी। महल मालिक ने उसे एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। उनकी टकटकी इंच इंच करके उसके शरीर को ध्यान से जांच रही थी, जैसे कि वो एक्सरे की मदद से उसकी जांच कर रही हों। एक क्षण बाद उन्होंने अपनी टकटकी हटाई और दर्पण पर फिर से थपथपा दिया। शिरीन की छवि चली गई और अनुयायी महावीर दास जी दर्पण में दिखाई दी। महावीर दास जी गाड़ी को और ज्यादा तेज कर रहे थे। यही कारण था कि उनकी छवि शीशे में हिल रही थी। प्रभु, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। मुझे बीमार लग रही है। मुझे तब एहसास हुआ जब मैं चाय की दुकान पर गया था तो सगाई को समाप्त करने के लिए उनका हाथ गलती से मैंने छू लिया था और वो बहुत ठंडा था जब मैं कुंवर सिंह बनकर वहां गया था। वो अस्वस्थ लग रही थी, जैसे कि वो ठीक होने का सिर्फ एक नाटक करने की कोशिश कर रही हो। वो ठीक नहीं थी असलियत में। आपने उसके हाथ को छुआ? महल मालिक ने हल्के स्वरों में पूछा। अनुयायी महावीर दास जी अचानक कांप गए और जल्दी से उन्होंने सब समझाया। मुझे इस चीज के लिए खेद है भगवान जी, मैंने गलती से उनका हाथ छू लिया था जब मैंने सगाई की समाप्ति के दस्तावेज उन्हें सौंपे थे, तब ये हुआ था। महल मालिक की आंखें झपकी। क्या उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिया है? क्या उसने कुछ पूछा मेरे बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं। उसने नियम और शर्तों के बारे में जानने के बाद बस हस्ताक्षर कर दिए। महल मालिक की आंखें नीचे की ओर जाती दिख रही थी और उनके होठों का किनारा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ दिख रहा था। अनुयायी महावीर दास जी ने तुरंत कांपते हुए कहा, भगवान जी, क्या उनकी चोटें गंभीर हैं? इसे जहर दिया गया है लेकिन अब वो खतरे में नहीं है। उसके फेफड़े में अभी भी कुछ जहरीले अवशेष हैं, इसीलिए वो पीली लग रही है।
महल मालिक ने उन्हें शिरीन की स्थिति के बारे में बताया। अनुयायी महावीर दास जी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया था क्योंकि उनके गुरु वास्तव में सबसे अच्छे चिकित्सक थे। उनका कौशल अपराजेय था क्योंकि वो केवल एक दर्पण की मदद से ही रोगियों के लक्षणों को देख सकते थे। यहाँ तक कि तारों की दुनिया के सबसे अव्वल चिकित्सक बड़े मौर्य संत जी भी ऐसा नहीं कर सकते थे। भगवान जी उसे किस तरह के इलाज की जरूरत है? महल मालिक ने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा था और वो बिल्कुल चुप रहे। अनुयायी महावीर दास जी उर्फ कुंवर सिंह ने उन पर दबाव बनाने की हिम्मत नहीं की। अंत में महल मालिक बोले, उसके दाहिने हाथ में जेड रखो। हाँ जी। कुंवर सिंह ने बिल्कुल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से उस जेड को बाहर निकाल दिया। फिर जेड ने गाड़ी में उड़ान भरी और शिरीन की आधी खुली हथेली पर खुद को उतार दिया। शिरीन सो रही थी। महल मालिक ने दर्पण में देखा और उसके दाहिने हाथ की हथेली की रेखाएं धीरे धीरे दर्पण में दिखाई देने लगी। शिरीन की हथेली पर मृत त्वचा की एक पतली परत भी थी, कुछ सूजन वाले घाव और कुछ बहुत ही मामूली सी खरोंची भी थी। जाहिर है इन छोटे छोटे से हाथों की मालकिन ने पिछले कुछ दिनों में जीवित रहने की पूरी कोशिश की थी। महल मालिक ने थोड़ी देर तक उन छोटे छोटे हाथों को देखा और आहें भरी। उन्होंने फिर से दर्पण पर थपथपा दिया और अचानक एक रंगीन किरण पुराने दर्पण में से संचारित होते हुए बाहर की ओर निकल गई। शिरीन जो इस वक्त गहरी नींद में थी, उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके हाथों में रखा जेड चमक रहा है। एक हाथ उस जेड के पीछे दिखाई दिया और उसने उसकी हथेलियों को जोड़ दिया था। महल मालिक ने तब अपनी हथेली से एक रंगीन किरण का संचार किया। एक अजीब सी आवाज शिरीन के आस्तीन में सुनी जा सकती थी। मुफा ने अपना सर बाहर निकाला और वो उस रंगीन किरण से घबरा गया था। उसके फर सीधे उसके सिरों पर खड़े हो चुके थे क्योंकि वो धीरे धीरे जेड की ओर बढ़ रहा था। ये महल मालिक को देखकर दहाड़ रहा था। मुफा परेशान था क्योंकि उसको लगा कि शायद ये जेड उसकी प्यारी माँ को चोट पहुंचाने वाला है। उसी वक्त उसने कुछ गर्जना और दी। इसके बाद उसने उस जेड को खरोंचने की कोशिश भी की। जेड चमक रहा था और उसकी रंगीन किरणें मुफा के ऊपर चमकने लग गई। ये चीख चीख कर नीचे गिर गया और शिरीन की कलाई से भी नीचे गिर गया और वो चुपचाप शिरीन के हाथ के पास में ही लेट गया। ये बिल्कुल भी आगे या पीछे नहीं बढ़ने वाला था। कुंवर सिंह ने गाड़ी से बाहर अपना सर निकाल लिया। मुफा एक राजसी प्राणी जरूर था, लेकिन वो प्रभु से लड़ने के लिए अभी बहुत ज्यादा छोटा और बहुत अनाड़ी भी था। कुंवर सिंह ने गाड़ी के अंदर फिर से देखा और महसूस किया कि शिरीन रंगीन किरणों से पूरी तरह से घिरी हुई है। कुंवर सिंह चुपचाप वहां बैठे थे। प्रभु जी ने भी शादी के समझौते को रद्द करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। फिर भी वो उसे देख रहे थे और यहाँ तक कि अपनी मूल आध्यात्मिक शक्ति से उसका इलाज भी कर रहे थे। जाहिर है कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें इस्तेमाल हुआ होगा। प्रभु जी ने वास्तव में उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। उन्होंने आज तक कभी किसी के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उन्होंने आज तक स्वर्ग के उपहार शिष्यों के साथ भी इतना अच्छा व्यवहार पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने केवल ये सुनिश्चित किया था कि वो मर न जाएं, लेकिन कभी भी उनकी मदद के लिए इतना प्रयास नहीं किया था उन्होंने। आखिरकार रंगीन किरणें धीरे धीरे फीकी पड़ने लग गई थी और गाड़ी में ही गायब हो गई थी। शिरीन का चेहरा फिर से गुलाबी हो गया था और उसके होठों ने अपना गुलाबी रंग वापस ले लिया था। हैरानी की बात यह थी कि उसके माथे पर जो जन्म से निशान था वो फिर से हल्का हो गया और वो लगभग गायब ही हो गया था। वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। पता नहीं इस छोटी लड़की को भगवान जी पसंद क्यों नहीं आए। क्षमा करे भगवान जी, उसने महल मालिक को पसंद क्यों नहीं किया और सगाई को इतनी दृढ़ता से अस्वीकार कैसे कर दिया। यहाँ तक कि कुंवर सिंह जो सबसे अधिक परिपक्व व्यक्ति था, वो भी आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के लिए बहुत दुखी था। उसने महसूस किया कि ये छोटी बच्ची बहुत ज्यादा अपने आप में डूब गई थी और बहुत भोली भी थी। शुरू में कुंवर सिंह उसकी चोटों की खबर आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को नहीं देना चाहते थे। हालांकि प्रभु ने उनसे पूछा था तो उन्होंने इसे छिपाने की हिम्मत नहीं की। अंत में प्रभु ने उन्हें अनुयायी महावीर दास के रूप में चाय की दुकान पर एक संदेश भेजने का आदेश देकर भेजा था। एक ही समय में दो व्यक्ति बनने पर, वो भी बिल्कुल अलग अलग पहचान वाले दो व्यक्ति बनकर चाय की टपरी पर जाना एक बहुत बड़ा सरदर्द था। पहले वो कुंवर सिंह बनकर गए थे और फिर जब वो अनुयायी महावीर दास जी, उन्हें अपनी क्षमताओं पर गर्व महसूस हो रहा था। हालांकि सबसे चुनौतीपूर्ण काम ये था कि वो शिरीन को कैसे दाखिल करवा सकते हैं, वो भी महर्षि विद्यालय में, जिसके वो योग्य भी नहीं थी। महर्षि विद्यालय में उन सिद्धि पुराने लोगों से निपटना वास्तव में बहुत कठिन कार्य था। वो बहुत ही गंभीर किस्म के लोग थे और कभी भी किसी के लिए कोई भी एहसान नहीं करते थे। कभी कभी तो उन्होंने अनुयायी महावीर दास जी के साथ भी सहयोग करने से इनकार कर दिया था।
अगर चीजें उनके मानक प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पादित नहीं की जाएं तो खासतौर से महर्षि विद्यालय के प्रमुख अक्षर सिंह वास्तव में बहुत सख्त और डरावने थे। अगर वो गुस्से में पागल हो जाएं तब तो वो अनुयायी महावीर दास जी को भी डांट या फटकार लगा सकते हैं। बेशक ये भगवान जी का फरमान था कि महर्षि विद्यालय में शिरीन को दाखिला दिलवाया जाए, इसीलिए वो पुराने लोग वास्तव में उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। हालांकि उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि क्या वो उनकी पीठ के पीछे एक छोटी लड़की के साथ दुर्व्यवहार या उसे तंग ना करें। मेरे भगवान जी, क्या मुझे महर्षि विद्यालय में शिरीन को भेजने के बाद मोहतरमा शिरीन जी के साथ कोई परेशानी ना हो, ऐसी बातें अक्षय सिंह को याद दिलाने की जरूरत है? कुंवर सिंह ने महल मालिक से सलाह मांगी। इस सब की आवश्यकता नहीं है। महल मालिक ने कुंवर सिंह को 2 चरित्र भेजे। आपको उसे वहां भेजने की जरूरत है और बस इतना ही काम करना होगा आपको। क्या होगा अगर वो लोग उसे धमकाने लगेंगे? मुझे डर है ये ऐसी चीजों को संभाल नहीं पाएगी। तो मैं क्या करूं? महल मालिक ने पूछा कि क्या वो वास्तव में उसकी परवाह कर सकते हैं। कुंवर सिंह एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, भगवान जी आप चिंतित नहीं है कि वो तंग आ जाएगी सबसे? कुंवर सिंह ने उत्सुकता से पूछा। महल मालिक ने इशारा किया और पूछा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? कुंवर सिंह चुप थे। वो अचानक सब समझ गए थे। शायद भगवान जी उसे दंडित करना चाहते थे। भगवान जी के लिए सगाई करने का फैसला करना बहुत दुर्लभ था। फिर भी इस छोटी सी लड़की ने उनके इस प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया और बार बार करती रही और आसानी से सगाई समाप्ति के लिए सहमत हो गई। उसने प्रभु को गहरी चोट पहुंचाई थी। प्रभु वास्तव में गुस्से से पागल हो चुके थे, लेकिन वो अपनी पहचान और स्थिति के कारण सिर्फ इस तरह से बदला नहीं ले सकते थे। इसीलिए उन्होंने उसे महर्षि विद्यालय में भेजने का फैसला किया था ताकि उन बूढ़े लोगों द्वारा उसे प्रताड़ित करने का मौका मिल सके। ये एक सुनियोजित हत्या थी। हाँ बिल्कुल, एक सुनियोजित हत्या। ऐसा बिल्कुल हो सकता था। भगवान जी वास्तव में काफी दुष्ट थे। वो किसी को भी धोखा दे सकते थे, लेकिन उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता था। जेड अपने सामान्य रंग में लौट आया था और कुंवर सिंह की आस्तीन में वापस उड़कर आ गया था। कुंवर सिंह ने अपना सर हिलाया और शिरीन के लिए चुपके से प्रार्थना की। वेदशाला में एक मंच था जहां पर महल मालिक ने एक प्राचीन दर्पण रखा था और उसकी निगाहें तारों वाले आकाश में लौट गई। केंद्र में एक बड़ा सितारा बाकियों की तुलना में ज्यादा शानदार लग रहा था। अनगिनत सितारों ने उस बड़े सितारे को घेर लिया था क्योंकि वो बिल्कुल बीच में था। आकाश के ऊपर दक्षिण पूर्व के कोने से दूर एक छोटा तारा अकेला चमक रहा था। शुरू में नन्हा तारा बहुत सामान्य लग रहा था, हालांकि ये वास्तव में एक रंगीन चमक से घिरा हुआ था जो लगभग बड़े तारों के समान था। यद्यपि ये तारा छोटा था, इसका अपना कक्ष था और इसे स्थानांतरित करने के लिए किसी अन्य तारे को इसे घेरने की आवश्यकता नहीं थी, जिसने एक नेता का प्रभुत्व उसमें दिखाया था। बेशक आकाश में अनगिनत तारे थे और वो छोटे लोगों की तुलना में बहुत अधिक चमकीले थे। यदि कोई पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है तो वो छोटे तारों को देख नहीं पाएगा। सितारों का एक नवजात राजा था। महल मालिक के होठ फिर से ऊपर की ओर मुड़ गए। अब वो मुस्कुरा रहे थे या अपमान कर रहे थे, ये तो अनिश्चित था। वो पीले दिख रहे थे और उनके कपड़े पूरी तरह से पसीने में भीग गए थे। शायद वो अपनी मूल आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के कारण थकावट महसूस कर रहे थे। वो थोड़ा भड़क गए और मंच को छोड़ दिया। वो हॉट स्प्रिंग झील पर पहुंच गए। झील का किनारा जेड से बनाया गया था। झील से काफी भाप उठ रही थी और आसपास का वातावरण गर्म था। ये निश्चित रूप से एक निषिद्ध जगह थी क्योंकि कोई भी यहाँ बिल्कुल भी महल मालिक की अनुमति के बिना आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। महल मालिक ने झील के पानी को देखा क्योंकि वो किनारे पर खड़े थे। फिर उन्होंने अपना बागा निकाला और कदम से कदम मिलाकर झील में चले गए। उनके चारों ओर एक अच्छी खुशबू वाला गर्म पानी बह रहा था और गर्मी उनके छिद्रों से उनके शरीर में फैलने लगी थी और सारी थकावट को दूर करने में सक्षम होने लगी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने रख दिया। झील के पानी की सतह पर उनका शरीर तैर रहा था। नीचे की ओर लहर दौड़ रही थी और ढेर सारी पंखुड़ियां उनके हवा के मंच की ओर बढ़ रही थी और खिल रही थी। उन्होंने मंच की ओर इशारा किया। लिली से बनी अनगिनत पंखुड़ियां और धीरे धीरे उन्हें ढकती रही। जब पंखुड़ियों ने लगभग उनका सर ढक लिया तो उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और उनका शरीर कठोर हो गया। जैसे ही उन्हें कुछ होश आया तो पंखुड़ियां और पानी वापस झील में विभाजित हो गए और पानी की सतह पर अनगिनत परिपत्र पैटर्न बन गए। बेशक उनका पूरा शरीर अभी भी झील के पानी की सतह पर साफ दिखाई दे रहा था। झील के दूसरी तरफ से देखने के दौरान उन्होंने शिरीन को देखा और वो पूरी तरह से दंग रह गए। वो सभी स्थिति में बहुत शांत हुआ करते थे, लेकिन अब उनका मुंह एक विस्तृत अंडे के आकार में खुल गया था। महल मालिक चौंक गए और वो सीधा पानी में कूद गए। शिरीन ने सोचा कि वो पागल हो गए। उसे याद आया कि वो महर्षि विद्यालय में दाखिला लेने जा रही है। उसे स्वर्गीय गाड़ी द्वारा वहां भेजा जा रहा था।
जिस गाड़ी को वो अपनी सवारी के रूप में ले जा रही थी, उस गाड़ी का चालक अनुयायी महावीर दास था, जिन्होंने सम्राट को सम्मान देने की आवश्यकता तक नहीं समझी थी। उसे याद है कि वो गाड़ी में चढ़ने वाली थी, लेकिन वो वास्तव में हवा मारक जानवर के बारे में सोच रही थी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि वो फिर से चाय के ठेले पर लौट आई है, लेकिन उस वक्त तक चाय के आधे ठेले को वहां से उठा दिया गया था और सम्राट और उनके लोग वहां से चले गए थे। कुछ शाही सैनिक उस जगह की सफाई कर रहे थे। वो चाय के ठेले के आसपास घूमती रही और उसने महसूस किया कि कोई उसे देख नहीं सकता था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो खोखला आदमी हो। हवा मारक कहाँ है? वो अचानक सोचने लगी और वो चाय के ठेले के पीछे चली गई और आखिर में उसने हवा मारक को देखा। हवा मारक भीड़ में चमक रहा था। गर्जन करते समय उसके पंजे मिट्टी में धंसते जा रहे थे। शायद वो बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अपने मालिक को खो चुका था और अन्य इंसानों से इसे खतरा महसूस होता था। 8वें राजकुमार भूदेव सिंह वहां थे और पंखा पकड़कर हवा मारक के सामने खड़े थे। उन्होंने हवा मारक की दहाड़ के बारे में ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं। मैं तुम्हें अपने दम पर ले जाने वाला हूँ, लेकिन तुम्हारा रवैया बहुत खराब है। जाहिर है हवा मारक को उस पर भरोसा नहीं था। भूदेव सिंह की ओर चलते ही उसका फर अपने छोर पर खड़ा हो गया था। शिरीन थोड़ी देर के लिए हवा मारक के साथ बातचीत करने ही वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसका मतलब है कि अब वो हमला करने वाला है। वो निकट जाना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भूदेव सिंह ने उसके शुरू होने से पहले उसकी पीठ पर खुद को जमा लिया था। उसकी हथेली उसके सींग को काटते हुए बोली, अच्छा है। हवा मारक कांप गया और वो आगे नहीं बढ़ रहा था। भूदेव सिंह आगे झुक गए और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। हवा मारक ने सर हिलाया और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। भूदेव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम बहुत अच्छे जानवर हो। आपका मालिक बहुत खुश होगा जब वो आपको दोबारा इतने दिनों के बाद देखेगा। ये एक बहुत ही जंगली जानवर था। 7 से 8 विशेषज्ञों को भी इसका कमजोर स्थान नहीं पता चल सका था, लेकिन भूदेव सिंह को सुनने के बाद ये इतना आज्ञाकारी कैसे हो गया था? यह अब एक भेड़ की तुलना जितना ही अच्छा और आज्ञाकारी लग रहा था। शिरीन ने पूरी गंभीरता के साथ भूदेव सिंह की ओर देखा। वो नहीं जानती थी कि भूदेव सिंह जानवरों को काबू करने में इतने अच्छे थे। वो हैरान रह गई। 8वें भाई। महादेव प्रताप सिंह जहां से वो जा रहे थे उस रास्ते को अवरुद्ध करके खड़े थे। महादेव प्रताप सिंह को इस तरह से वहां खड़ा देख वो आश्चर्यचकित रह गए। आपको ये कहां से मिला? भूदेव सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अभी भाग्यशाली था। शायद ये सिर्फ मुझे अभी अभी महसूस हुआ कि मैं एक परिचित व्यक्ति हूँ। मेरे तीसरे भाई, मुझे इसे जल्द से जल्द शिरीन तक ले जाना होगा, नहीं तो वो बहुत चिंतित हो जाएगी। मैं पहले वहां जा रहा हूँ। उन्होंने अपने प्रशंसक के साथ हवा मारक के सर पर थपथपाया और हवा मारक ने तुरंत छलांग लगाई। महादेव प्रताप सिंह चुप थे। वो वहां खड़े थे तब तक उनकी पीठ देखते रहे, जब तक कि वो एक छोटे बिंदु में नहीं बदल गए और उनकी दृष्टि से गायब हो गए। मेरे राजकुमार महामहिम ने कहा है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत अच्छा काम कर देगा, क्योंकि 8वें राजकुमार ने शिरीन को हवा मारक तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। मुझे लगता है आपको अब उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है ना? पहरेदार ने पूछा। महादेव प्रताप सिंह ने अपने निजी अंगरक्षक के सामने अपनी भावनाओं को कभी नहीं छिपाया था। तभी उन्होंने कहा, मैं शिरीन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। उन्होंने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, ये अच्छा है अगर भूदेव सिंह वहां का दौरा करते हैं और शिरीन से मिलकर आते हैं। वो बातें करते हुए चलने लग गए थे। शिरीन उसी स्थान पर सुस्ता रही थी जहां वो अभी थोड़ी देर पहले खड़ी थी। शिरीन अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी जहां पहले हवा मारक और बाकी सब खड़े थे। वो छिपी नहीं रही थी और वो राजकुमार भाइयों से भी दूर नहीं खड़ी थी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं। उसने अपने हाथों को देखा और आसपास का नजारा लिया। उसके हाथ बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहे थे और उसके आसपास का दृश्य भी बहुत अच्छे से स्पष्ट लग रहा था। यहाँ तक कि आसमान में चांद भी साफ दिख रहा था। उसने खुद को चिंगोटी काट दी। उसके दर्द ने उसे बताया कि वो सपना नहीं देख रही थी, वो उलझन में थी और कई बातें उसके दिमाग में कौध रही थी। हवा काफी तेज बह रही थी और अगले ही पल वो भाप से भरी झील के किनारे पर फिर से दिखाई थी और दृश्य देखने लायक था। उसने देखा कि पानी में एक अजीब कमल की कली घूम रही थी। जब उसने ये देखा तो वो इस सब के बारे में बहुत उत्सुक हो गई। अचानक वो कलियां फिर से झील के पानी पर गिर गई और उसे विश्वास नहीं हुआ जो उसने देखा वो सच है। एक आदमी लोटस के बने मंच पर बैठा हुआ था और उनके बाल पर्दों की तरह लटक रहे थे और सौभाग्य से ये उनके अधिकांश शारीरिक क्षेत्र को ढककर रख रही थी। शिरीन की आंखें बहुत ही तेज जोड़ी की आंखें थी और वो निश्चित रूप से पहचान सकती थी कि ये महल मालिक थे। ये साक्षात महल मालिक थे। ये उसके दिमाग की प्रक्रिया करने के लिए बहुत ज्यादा हो रहा था। वो हैरान रह गई थी। बेशक वो थोड़ी देर के लिए महल मालिक के सुंदर चेहरे को देखती रह गई, जब तक कि वो पानी में कूद नहीं गए। आखिरकार उसको होश आ गया था। वो अपने जीवन में पहली बार किसी जगह से भागना चाहती थी। वो तुरंत घूम गई और दूर टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई थी।
अचानक एक आदमी उसके सामने आ गया और वो लगभग उसकी बाहों में गिर गई थी। अवचेतन रूप से उसने कुछ कदम पीछे ले लिए। उसने अपना सर उठाया और देखा कि वो महल मालिक थे, अपने उस बैगनी रंग के बागे में। वो वहां खड़े थे और हवा के झोंके के रूप में उनका बागा हवा में लहरा रहा था। शिरीन का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि वो एक छोटी लड़की थी जिसे चोर के रूप में पकड़ लिया गया था, क्योंकि उसने एक लड़के को चुपके से नहाते हुए देख लिया था। वो जमीन में गड्ढा करके वहां से भागने के लिए बेताब दिख रही थी और वो यहाँ रुककर इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने पलटकर कहा, तुम, मैं। वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। वो भ्रमित और दुखी लग रही थी। उन्होंने सोचा कि कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा, लेकिन ये व्यक्ति उन्हें क्यों और कैसे देख सकती थी। इसके अलावा वो पहले अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आ जा सकती थी, लेकिन ये अब काम नहीं कर रहा है। शिरीन अभी लगभग 160 से 170 सेंटीमीटर लंबी हो गई थी, लेकिन वो अभी भी छोटी ही मानी जाती थी जब वो महल मालिक के सामने खड़ी होती थी, जिनकी लंबाई लगभग 185 सेंटीमीटर थी। जाहिर है, जब वो उनके सामने खड़ी होती थी तो उनसे अतः तनाव महसूस कर पा रही थी, क्योंकि उसने लगभग उसका दम घोट ही दिया था। वो फिर से पलट गई और अचानक किसी ने उसकी बाह पकड़ ली। हथेली बहुत ही ज्यादा गर्म थी। ये गर्मी भी उसकी हड्डियों में फैल सकती थी और वो उसे महसूस कर सकती थी। शिरीन ने अचानक अपना सर उठाया और संयोग से उसने अपना सर उनकी तरफ देखा। उसका माथा पूरी तरह से उनके होठों से सटा हुआ था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उसका शरीर लगभग उनकी बाहों में झुक गया। उसने अपना सर नीचे कर लिया, जबकि उन्होंने उसे ऊपर की ओर उठाया। उनके दोनों चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो एक दूसरे की सांस तक बिल्कुल साफ साफ सुन सकते थे। शिरीन की नाक के चारों ओर एक केंद्रित और अच्छी खुशबू फैल गई थी। ये उसके लिए एक बहुत ही परिचित खुशबू थी, लेकिन ये अब सामान्य से 10 गुना अधिक मजबूत लग रही थी। हालांकि वो कुछ अच्छी शराब का आनंद ले चुकी थी अब तक, लेकिन वो अभी भी इस खुशबू को महसूस कर सकती थी। उसने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो ब्लैक होल में डूबने जा रही हो। शिरीन का दिल कुछ और तेजी से धड़कने लगा था और वो अवचेतन रूप से उन्हें दूर करना चाहती थी। हालांकि उन्होंने अचानक एक मजबूत बल लागू किया और शिरीन तुरंत उनकी बाहों में गिर गई। उनके होठ उसके गालों पर दबाए गए थे, जब जोर से चिल्लाने के लिए वो तैयार हो रही थी। शिरीन का दिमाग दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसका दिमाग एकदम खाली सा हो गया था। एक इतना गहरा चुंबन, वो भी उसके दाहिने गाल पर। वो चुंबन एक बवंडर की तरह था जो उसे एक चक्रवात में खींच रहा था और वो उसमें खींची चली जा रही थी।